हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव गाइडर में। कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल के माध्यम से आज हम लोग हिंदी का व्याकरण देखने जा रहे हैं, जो सभी बोर्डों के लिए इम्पोर्टेंट है। बात करें तो बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, उत्तर प्रदेश बोर्ड, जो भी बोर्ड है उन सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आइए आज के सेशन में हम लोग देखते हैं भाषा और व्याकरण, जो सभी तरीके से, और साथ में इसके नोट्स भी आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। तो आप लोग चैनल पे बने रहें। वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी तरह के वीडियो का अपडेट आपको समय समय पे मिलते रहेगा। तो चलिए आज के सेशन को शुरुआत करते हैं, भाषा और व्याकरण को। तो सबसे पहले आज हम लोग जानेंगे भाषा। सिंपल में अगर हम समझाना चाहें तो भाषा क्या होता है, जो आम बोलचाल की जो लैंग्वेज होती है, आम जो बोलचाल की भाषा होती है, उसी को हम यहाँ पे भाषा की बात करेंगे। और भाषा का व्याकरण का कैसे रूप होगा, तो इस चीज़ों को अच्छे से यहाँ पे समझेंगे और आगे बढ़ते हुए इसको देखेंगे किस तरीके से आगे नोट करने हैं। अगर आप लोगों को जो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगता है तो आप लोग नोट करें, वैसे तो यहाँ पे हाईलाइट किया जाएगा, उस चीज़ को आपको नोट करने, पेन कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप इस वीडियो के साथ साथ आप अपना नोट्स भी बना लें। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करना। अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आता है, समस्या आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट अवश्य करना, ताकि आपकी समस्या को फिर उसको सोल्यूशन दिया जा सके। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि भाषा क्या है। तो सबसे पहले आप यहाँ से डिफिनेशन को नोट कर लेंगे। डिफिनेशन क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ से नोट करेंगे कि भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग भाषा कहते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं और अपने भावों एवं विचारों को व्यक्त करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं, भाषा कहते हैं। आइए थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल से जानकारी ले लेते हैं ऊपर की ओर, कि सामाजिक प्राणी होने के नाते मनुष्य को परस्पर सर्वदा विचार विनिमय करना पड़ता है। कभी वह सिर हिलाने या संकेत के माध्यम से अपने विचारों या भावों को अभिव्यक्त कर देता है, तो कभी उससे ध्वनियों, शब्दों एवं वाक्यों का सहारा लेना पड़ता है। इस प्रकार यह प्रमाणित है कि भाषा एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से मनुष्य अपने हृदय के भावों एवं मस्तिष्कों की स्थिति के द्वारा अपने बात को या एक दूसरे मनुष्य के समक्ष प्रकट करता है, और इस प्रकार समाज में पारस्परिक जुड़ाव की स्थिति बनती है। यदि भाषा का प्रचलन न हुआ होता तो आज बहुत बड़ा बदलाव देखने को आपको मिलता। यह संभव नहीं है कि मनुष्य इतना भौतिक, वैज्ञानिक एवं आत्मिक विकास भी नहीं कर पाता। भाषा न होती तो मानव अपने सुख दुख का इजहार नहीं कर पाते। क्या उनके अंदर सुख है, क्या उनके अंदर दुख है। जैसा कि आप लोग जानते भी हो कि हम लोग एक भाषा से दूसरे मनुष्य के बीच जो समन्वय है, उसको हम लोग यहाँ पे अच्छे से देखते हैं कि वह इंसान हमको क्या कहना चाहता है, क्या बताना चाहता है। तो ये सब चीज़ों को बताने और देखने की जो प्रक्रिया है, वही चीज़ भाषा कहा जाता है। भाषा के अभाव में मनुष्य जाति अपने पूर्वजों के अभाव से लाभ नहीं उठा सकती है, ये आप लोग जानते हैं। ये चीज़ों को आपको अच्छे से देखने हैं। साथ में आप ये भी सोचते होंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा यहाँ पे हमने आपको अच्छे से समझाया। भाषा शब्द संस्कृत के भाषा से व्युत्पन्न हुआ है, ये आपको नोट करने है पॉइंट को, कि भाषा शब्द जो है वह संस्कृत के भाषा शब्द से व्युत्पन्न हुआ है, और भाष धातु से अर्थ ध्वनित होता है, जिसका अर्थ होता है प्रकट करना, जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। ये भी आप पॉइंट्स को नोट कर लेंगे, ये भाषा का डिफिनेशन है। आप ये भी पॉइंट्स को नोट कर सकते हैं कि जिस माध्यम से हम अपने मन के भाव एवं मस्तिष्क के विचार को बोलकर प्रकट करते हैं, उसे भाषा की संज्ञा दी गई है। और भाषा ही मनुष्य की पहचान होती है, उसके व्यापक रूप के संबंध को कहा जाता है। जैसा कि यहाँ पे अभी हमने आपको डिफिनेशन दिया। तो आगे की ओर बढ़ेंगे तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। भाषा के समय के साथ साथ भाषा में भी परिवर्तन आता रहता है, और इसी कारण संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, प्राकृत आदि अन्य आर्य भाषाओं के स्थान पर आज हिंदी, राजस्थानी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, बांग्ला, उड़िया, असमिया, मराठी आदि अनेक प्रकार के भाषाएं प्रचलित है, और भारत की जो राजभाषा है वह हिंदी स्वीकारी गई है। आप ये वाले पॉइंट्स को नोट कर लेंगे। कभी कभी पूछ लिए जाते हैं कि भारत की राजभाषा क्या है, तो आपको ध्यान रखने या भारत की राजभाषा हिंदी है। तो आइए आगे की ओर बढ़िए। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले वर्ण विचार को। तो आइए अब हम लोग व्याकरण में धीमे धीमे एंट्री ले रहे हैं। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे वर्ण विचार को। तो किसी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में इन तीन तत्वों की विशेष एक आवश्यक रूप से चर्चा विवेचना की जाती है,
जिनमें आप देख सकते हो यहाँ से एक तो वर्ण है, दूसरा शब्द है और तीसरा वाक्य है, जिसमें आज हम लोग बात करेंगे वर्ण को लेकर, फिर उसके बाद शब्द को लेकर बात करेंगे और फिर उसके बाद वाक्य को लेकर बात करेंगे। तो हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सर्वाधिक वैज्ञानिक भाषा है और हिंदी में 44 वर्ण है। ये पॉइंट आपको नोट करने हैं, जिन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, एक तो स्वर है और दूसरा व्यंजन है। आप याद रखेंगे कि हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी है, तो 44 है, यानी 44 है और इसको दो भागों में बांटा गया है, एक तो स्वर है और दूसरा क्या है, व्यंजन है, ध्यान रखेंगे। तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं कि स्वर किसे कहते हैं, जिसको प्यारे बच्चे वोवेल भी कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। लेकिन हिंदी में और अंग्रेजी में दोनों में जो स्वर है वह अंतर होता है, क्योंकि हिंदी में इसको अ आ ई को लेकर बताया गया है और वही अगर हम बात करें अंग्रेजी में तो ए ई आई ओ यू को लेकर बात किया गया है। तो आइए हम लोग अच्छे से समझते हैं कि स्वर किसे कहा जाता है। तो आइए देखते हैं यहाँ से क्या कहा है कि स्वर ऐसा ध्वनिया जिसका उच्चारण करने में अन्य किसी ध्वनि की सहायता आवश्यक नहीं होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, स्वर कहते हैं। आप लोग नोट करेंगे ये वाले पूरे पॉइंट्स को कि ऐसे ध्वनियां जिनका उच्चारण करने में किसी अन्य ध्वनि की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उसे हम लोग स्वर कहते हैं। और स्वरों की जो संख्या होती है ये 11 होती है, आपको नोट करने हैं। और ये सभी चीज यहाँ से आपको देखने हैं, ये क्या है, स्वर है। और वैसे भी बात करें तो स्वर को भी दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक ह्रस्व स्वर और दूसरा दीर्घ स्वर। तो आइए बात कर लेते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहा जाता है। तो इन चीजों को यहाँ से देखेंगे। तो जिन स्वरों के उच्चारण में अपेक्षाकृत कम समय लगता है, यानी जिन स्वर का उच्चारण आप करेंगे उसमें कम समय लगता है, तो उनको हम लोग कौन सा स्वर कहेंगे, तो वह ह्रस्व स्वर कहेंगे। ये पॉइंट्स को आपको नोट करने हैं। और जिन स्वरों को देख सकते हैं, जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगे उन्हें हम लोग दीर्घ स्वर कहते हैं और इन्हें मात्रा द्वारा भी दर्शाया जाता है, यानी कि जो स्वर हैं उनको मात्रा द्वारा दर्शाया जाता है और ये दो स्वरों के मिलाकर बनते हैं। और ये जो मात्रा होते हुए दो स्वरों को मिलाकर बनते हैं और इन्हें हम लोग कौन सा स्वर कहते हैं, तो संयुक्त स्वर भी कहा जाता है। जैसे यहाँ से आप देख सकते हैं आ, इसको बोलेंगे दीर्घई, दीर्घऊ, ए ओ और औ, ये सभी जो कौन से स्वर हैं, ये सभी दीर्घ स्वर हैं। आप इसको देख सकते हैं, अ का कोई मात्रा नहीं होता है, आ में देख सकते हैं यह एक मात्रा है, ई में देख सकते हैं यह मात्रा है। इसी चीज को प्यारे बच्चों मात्रा कहा जाता है, ध्यान देंगे आप लोग। और इन्हीं सभी चीजों से हर्षऊ और दीर्घऊ, हर्षई, दीर्घई, ये सभी बनते हैं। तो अब ध्यान रखने। आइए बात कर लेते हैं हम लोग व्यंजन की। तो व्यंजन क्या होता है कि जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जो ध्वनियां स्वरों की सहायता से बोली जाती है उन्हें हम लोग व्यंजन कहते हैं। और जब हम क बोलते हैं तो इसमें क आधा क प्लस अ, देख सकते हैं ये जो चीज है इसको हम लोग हलंत बोलते हैं प्यारे बच्चों, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हलंत बोलते हैं। और ये क जो होता है, क आधा क जिसको बोला जाता है प्लस अ मिलकर बना होता है। इस प्रकार हम व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोल सकते हैं। और इस प्रकार 5 वर्गों में इसे डिवाइड किया गया, बांटा गया है। एक तो स्पर्श देख सकते हैं, अंतस्थ देख सकते हैं, उष्ण देख सकते हैं, व्यंजन में इसे बांटा गया है। तो स्पर्श व्यंजन में कौन कौन है, स्पर्श कहने का मतलब यह छूकर बोला जाएगा, किसी भी चीज से टच करेगा या स्पर्श करके आगे की ओर बोला जाएगा, तो इसको हम लोग कहते हैं स्पर्श वर्ण। तो कवर्ग, क से लेकर अंगत तक जो भी वर्ण आपको देखने को मिलेंगे इसे हम लोग कवर्ग कहते हैं और ये सभी जो है ये स्पर्श वर्ण है। फिर उसी तरह से चवर्ग है, फिर टवर्ग है, तवर्ग है, पवर्ग है, ये सभी जो यहाँ से आपको देखने को मिलेंगे ये सभी स्पर्श वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं अंतस्थ वर्ण। तो अंतस्थ वर्ण वैसा वर्ण होता है जिसमें इसकी संख्या 4 होगी, य, र, ल, व। ध्यान रखेंगे, ये पूछे जाते हैं एग्जाम में प्यारे बच्चों, ये पूछे जाते हैं कि अंतस्थ वर्णों की संख्या कितनी है। तो अब ध्यान रखेंगे ये कितनी है, तो 4 है। उष्म वर्ण की संख्या की बात करें तो इसकी भी संख्या 4 है, जिसमें देख सकते हैं तलावी स, उसके बाद यहाँ पे मूर्धन्य स, फिर दंती स, फिर ह। ये सभी चीज यहाँ से आपको ध्यान में रखने हैं। तो उम्मीद है ये सभी पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे होंगे, समझ में आ रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि फ्यूचर में कभी भी इस तरह के वीडियो अपलोड किया जाए तो आप लोगों के पास आसानी से पहुंच सके।
आगे जो हम लोग पॉइंट्स देखने वाले हैं वे संयुक्ताक्षर को देखेंगे, संयुक्त अक्षर को देखेंगे। तो इसमें इनके 3 संयुक्त व्यंजन होते हैं। देख सकते हैं, एक तो छ होता है जिसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, इसको हम लोग संजोगी छ भी बोलते हैं। क प्लस स इसमें जुटा होता है। फिर तरह की बात करें तो आधा त प्लस र जुटा होता है। फिर उसके बाद ज्ञ की बात करें तो आधा ज प्लस ञ जुटा होता है। तो इस तरीके से ये संयुक्त अक्षर का निर्माण होता है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं, और ये कुल मिलाकर हिंदी वर्णमाला में 44 वर्ण होते हैं तथा 3 संयुक्ताक्षर वर्ण भी होते हैं। वर्णों के उच्चारण स्थान का मतलब होता है कि वह भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है, और यह बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ये पूछे जा चुके हैं कि कौन सा वर्ण किस जगह का इसका उच्चारण स्थान है। तो आइए बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 1 नंबर में दिया गया है कि अ आ क वर्ग, अ आ क वर्ग और विसर्ग, ये सभी का जो उच्चारण स्थान है यह कंठ कोमल तालु है। क्या है? कंठ कोमल तालु है। और वर्ण ध्वनि कौन सा है? तो ये कंठ है। ध्यान रखेंगे ये सभी चीजों को, क्योंकि ये पूछे जाते हैं। फिर उसी तरह से ई देख सकते हैं यहाँ से, ई दीर्घ ई च वर्ग य और तलावी सा, ये सभी तालु हैं और इनका जो उच्चारण स्थान देखने को मिलेगा, देख सकते हो ऊपर की ओर से। तो यहाँ पे जो बताया गया है ये वर्ण ध्वनि का जो यहाँ दिखाएगा वह तालव्य को दिखाएगा। फिर उसके बाद री की बात करें, ट की बात, टवर्ग की बात करें, र स, देख सकते हैं ये सभी मूर्धा का है और यह जो है वह मूर्धन्य का है। लरी तवर्ग ल स, ये सभी दंत के आएंगे, दंत देख सकते हैं आप लोग। फिर उसके बाद हर्षऊ दीर्घऊ पवर्ग, ये सभी ओठ से आएंगे, देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद अंग इया टवर्गी न म, ये सभी नासिका से आएंगे। फिर उसके बाद ये सभी आएंगे कंठ से। फिर उसके बाद ओ आएंगे कंठ से। फिर उसके बाद व आएंगे दंत से, ह आएंगे स्वर यंत्र से। तो आपने ये सभी पॉइंटों को देखा और अच्छे से समझा, तो अच्छा लग रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आगे की ओर बढ़िए तो अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका स्थान का भी योग रहता है। अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा जैसे में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है। अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ और कंठ नासिका होगा। तो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजन को 8 वर्गों में बांटा गया, 8 भागों में बांटा गया है। तो आइए देख लेते हैं कि 8 भाग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट में दिखाया गया है स्पर्शी वर्ण। आइए बात कर लेते हैं कि स्पर्शी वर्ण क्या होता है। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़े से छोड़ी जाने वाली हवा वाग यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर यह बाहर निकलती है तो यह निम्नलिखित व्यंजन स्पर्शी व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग। कर लेते हैं स्पर्शी व्यंजन को लेकर। तो स्पर्शी व्यंजन यहाँ से आप देख सकते हैं कवर क ख ग घ, फिर उसका ट ठ ड ड, फिर उसका त थ द ध, प फ ब भ, ये सभी स्पर्शी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। आगे की ओर बढ़िए तो यहाँ से संघर्षी वर्ण की बात किया गया है। तो संघर्षी वर्ण जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है और ऐसे वर्ण को हम लोग संघर्षी व्यंजन कहते हैं। जैसे यहाँ से आप देख सकते हो तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स, ह ख ज फ, ये सभी संघर्षी वर्ण के अंतर्गत आते हैं। अगला स्पर्श संघर्षी वर्ण। तो जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है और उच्चारण के बाद भाग संघर्षी हो जाता है, ऐसे स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। जैसे देख सकते हो च, छ, ज, झ, ये सभी स्पर्शी संघर्ष के अंतर्गत आते हैं। नासिक की बात करें तो जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है, जैसे अंग इय टवर्गी न म, ये सभी नासिक के अंतर्गत आते हैं। पार्श्विक की बात करें तो जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है, जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाता है, वे पार्श्विक है।
क्या कहलाते हैं? वे पार्श्विक वर्ण कहलाते हैं, जैसे ल। फिर उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो प्रकंपित है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीवा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं, जैसे र। उत्तिक्षप्त, उत्तिक्षप्त की बात करें तो जिनके उच्चारण में जीवा के नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्तिक्षिप्त या फेंका हुआ ध्वनि कहलाता है, जैसे देख सकते हैं ड और ढ, ये उत्क्षिप्त ध्वनियां हैं। संघर्षहीन, जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संघर्ष के बाहर निकल जाती है वैसे संघर्षहीन ध्वनियां कहलाती है, यह वो। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके लिए घोष वर्ण। तो घोष का अर्थ नाद या गुंज से होता है। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गुंज स्वर तंत्र में कंपन होती है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। कवर्ग, चवर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम वर्ण, अंतिम 3 वर्ण ग, घ, अंग, ज, झ, ञ आदि तथा य, र, ल, व घोष वर्ण कहलाते हैं। ये वाले पूरे पॉइंट्स को आप लोग नोट कर लेंगे प्यारे बच्चों, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं एग्जाम में। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 है। ध्यान रखेंगे कितनी घोष वर्ण की संख्या, तो ये 30 है। अगला घोष वर्ण की बात किया गया तो इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु से कंपन नहीं होता है, अतः कोई गुंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। और सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण क, ख, छ, स, तलावी स, मूर्धन्य स, दंती स आदि सभी वर्ण जो है वह अघोष वर्ण है और इसकी संख्या कुल मिलाकर 13 है। ध्यान रखेंगे कुल संख्या कितनी है? 13। पॉइंट्स हम लोग देखेंगे। अगला पॉइंट्स यहाँ से आपको दिखाएगा श्वास वायु। श्वास वायु के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है, एक अल्प प्राण और एक महाप्राण। आइए बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है अल्प प्राण और महाप्राण। तो कहता है कि जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, यानी जब भी कोई वर्ण का आप उच्चारण करते हो और उससे हवा कम निकलता है, बाहर निकलता है कम के रूप में, तो वैसे वर्ण को हम लोग अल्प प्राण कहा जाता है। जैसे कवर्ग की बात करें, चवर्ग की बात करें, तो ये सभी वर्ण का जो पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क, ग, अंग, च, ज, ञ, ट, ढ, टवर्गी न, त, द, न, प, ब, म तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अल्प प्राण हैं। महाप्राण की बात करें तो जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख से बाहर निकलती है या आती है तो उन्हें हम लोग महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ख, घ, छ, झ, ढ, ड, थ, ध, फ, भ तथा स, मूर्धन्य स, दंती स, ह ये सभी महाप्राण के अंतर्गत आते हैं। प्यारे बच्चों आप इसको नोट कर लेंगे क्योंकि यह अल्प प्राण, महाप्राण और घोष, अघोष ये और संयुक्त वर्ण ये सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। आइए आगे की हम लोग बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का मानकीकरण। तो यहाँ पे आपको बताया गया कि भारतीय संविधान के हिंदी को भारतीय संघ की राष्ट्रभाषा के साथ राजभाषा का भी स्वीकार किया गया है तथा उसकी लिपि में देवनागरी लिपि को मान्यता दी गई है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय हिंदी निर्देशालय के तत्वाधान में भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवा संस्थानों तथा हिंदी मंत्रालय के प्रतिनिधियों के सहयोग से देवनागरी लिपि तथा हिंदी वर्तनी का एक मानक रूप तैयार किया गया है। यह स्वरूप ही आधिकारिक तौर पर मान्य तथा इसका ही प्रयोग करते हैं। आइए हम लोग बात कर लेते हैं देवनागरी लिपि का निर्धारित मानक। तो सबसे पहले यहाँ पे स्वर की बात किया गया, तो स्वर में आप देख सकते हो आ, दीर्घ, हर्ष ई, दीर्घ ई, दीर्घ उ, हर्ष उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ ये सभी स्वर के अंतर्गत आएंगे। फिर मात्राएं में देख सकते हैं यह आकार है, फिर उसके बाद हर्ष ई है, दीर्घ ई, दीर्घ उ, फिर उसके बाद हर्ष उ, ये सभी चीजों को आपको देखने हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला हम लोग बात करेंगे अनुस्वार। अनुस्वार का मतलब आप एक छोटे से पॉइंट्स को देख रहे होंगे यहाँ पे देख रहे हैं ना, छोटे से पॉइंट को लेकर। तो यही
जो इसके ऊपर, यही जो इसके ऊपर है वही अनुस्वार है, विसर्ग का मतलब होता है। इस तरीके से तो आप लोग उम्मीद है समझ में आया हो। फिर व्यंजन की बात करें तो क ख ग घ से लेकर ह तक ले, क ख ग घ से लेकर कहाँ तक, ह तक। संयुक्त व्यंजन की जो संख्या वह कितनी है, 4, छ त्र ज्ञ री। फिर उसके बाद हल चिन्ह की बात करें तो इस तरीके से देना है। फिर उसके बाद गृहस्थ चिन्ह की बात करें तो यहाँ पे क्या देना है गृहस्थ चिन्ह के रूप में, अ ख ख ज फ। हिंदी वर्तनी का मानकीकरण, ये सभी चीज़ों को आप देख लेंगे खुद से, क्योंकि यहाँ पे हम इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, तो ध्यान रखना ये सभी चीज़ों को, ठीक है ना। चलिए आगे की ओर और बढ़ते हैं। आगे की ओर हम लोग देखेंगे कि क्या इसके अंतर्गत आएगा, कौन कौन से पॉइंट्स आएंगे। तो आज यहीं तक हम लोग रखेंगे। इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन करने हैं कि भाषा किसे कहते हैं, स्वर्ण एवं व्यंजन में अंतर स्पष्ट लिखें, लिपि से क्या तात्पर्य है, हिंदी भाषा लिपि में लिखी जाती है देवनागरी लिपि, खरोष्टी लिपि, ब्राह्मी लिपि, महाजनी लिपि। ये 4 ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, पूछा गया है, आपको बताने हैं। हिंदी में कितने स्वर ध्वनियाँ, यह भी आपको बताने हैं। हिंदी में कितने व्यंजन ध्वनियाँ, ये भी आपको बताने हैं। तो हम लोग प्यारे बच्चों कल से हम लोग बात करेंगे शब्द विचार। जी हाँ, कल से हम लोग बात करेंगे शब्द विचार को लेकर। तो आइए बात कर लेते हैं कल को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर अगले दिन अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल पे बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।